सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी। आज लाइव आने का जो मामला है, मकसद है, उद्देश्य वह है, सभी सोशल मीडिया पे देखने को आया कि जो उत्तर प्रदेश का सरकार है 22 जनवरी को विद्यालय बंद करके अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन में ले जाने का ऐलान किए हैं और जगह जगह पे झंडे लगाकर ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होगा, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब ने 22 जनवरी को काला दिवस घोषित किया है। ये लोगों को समझना होगा, जानना होगा कि कौन लोग हैं जो अधूरे मंदिर को उद्घाटन करके समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, और वो कौन लोग हैं जो 22 जनवरी को 2024 को मंदिर के उद्घाटन के दिन ही काला दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। ये समाज को, ओबीसी के लोगों को, SC ST के लोगों को ये जानना समझना जरूरी है। तो साथियों, जब जब ओबीसी का हक हिस्सा अधिकार मिलना होता है तब तब ब्राह्मणवादियों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा ध्यान को डाइवर्ट किया जाता है। अभी इस समय वही मामला चल रहा है। अभी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी की जातीय आधार जनगणना करवाए और उस जनगणना में 63% ओबीसी आया और उन्होंने अपने यहाँ 75% आरक्षण लागू भी किया। यह पूरे भारत में होना चाहिए, ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है। तो इस माहौल को दबाने के लिए, इस माहौल से ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए, इस माहौल से ओबीसी को भटकाने के लिए अयोध्या में राम मंदिर का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जो मंदिर अभी पूरा बनी नहीं है, अभी बनने में बहुत समय है, तो अधूरे मंदिर का उद्घाटन करने का क्या मामला है? तो उसका यही मामला है कि ओबीसी का जो जातीय आधार जनगणना का मुद्दा चल रहा है, बड़े पैमाने पे तूल पकड़ रहा है, उसको दबाने के लिए, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए यह किया जा रहा है। तो ओबीसी के लोगों को समझना होगा। जब जब ओबीसी का हिस्सा अधिकार मिलना हुआ तब तब ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है ओबीसी के हक हिस्सा अधिकार के लिए। ओबीसी के मसीहा राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले 1 जनवरी 1848 से ओबीसी को हक हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए, SC ST को हक हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए, मूल्यवासी बहुजन समाज को हक हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए 1 जनवरी 1848 से आजादी का आंदोलन शुरू किया। जब आजादी का आंदोलन शुरू किया, लोगों को हक हिस्सा अधिकार मिलने लगा, तो लोगों के अंदर, ब्राह्मणवादियों के अंदर पेट में दर्द होने लगा कि जिस समाज को पढ़ने के अधिकार से वंचित किया गया, धन रखने के अधिकार से वंचित किया गया, शस्त्र रखने के अधिकार से वंचित किया गया, उस समाज को पढ़ाया जा रहा है, धन रखने का अधिकार दिया जा रहा है, यह गलत है। उन लोगों ने षड्यंत्र करना शुरू किया। षड्यंत्र में क्या हुआ? 1857 की क्रांति कराई गई। 1857 के बाद 1875 में आर्य समाज बनाया गया। आर्य समाज बना के उसमें कहा गया कि वेदों की ओर लौटो, और सत्यार्थ प्रकाश 2 किताबों का विमोचन कराया गया। लोगों के अंदर जागृति ना हो, इसके लिए षड्यंत्र किया गया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले 1882-84 के बीच आए हंटर कमीशन को लिखित मेमोरेंडम दिया कि जो शूद्र अतिशूद्र के लोग हैं उनको भी शासन प्रशासन में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उस समय रानी विक्टोरिया का राज्य था, अंग्रेजों का शासन था। 1890 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले का देहांत हो जाता है। उस आंदोलन को, ओबीसी के हक हिस्सा अधिकार की लड़ाई के लिए राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले आंदोलन को आगे बढ़ाती है। 1890 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले का देहांत होने के बाद 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म होता है। 1897 तक राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले उस आजादी के आंदोलन को चलाती हैं। 1897 में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले का भी देहांत हो जाता है। उस आजादी के आंदोलन को
छत्रपति साहू जी महाराज 1897 से 1916 तक चलाते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज जो कोल्हापुर के राजा थे, जाति व्यवस्था में कुर्मी थे, वर्ण व्यवस्था में ओबीसी थे, शूद्र थे। उन्होंने 1902 ईस्वी में अपने राज्य कोल्हापुर में 50% आरक्षण लागू किया। जैसे ही 50% आरक्षण उन्होंने अपने राज्य कोल्हापुर में लागू किया, कोल्हापुर से 54 किलोमीटर दूर सांगली राज्य था, वहां का जो राजा था पटवर्धन ब्राह्मण था, उसका जो मंत्री था एडवोकेट अभ्यंकर राव ब्राह्मण था। उसको जैसे ही पता लगा उसके पेट में दर्द होने लगा और वो भागा भागा राजा साहब के यहाँ आया और कहा कि जो आपने 50% आरक्षण दिया है, इसके वजह से आपका राज्य कोलैप्स हो जाएगा। छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा अच्छा ऐसी बात है? कहे हाँ। कहे चलो आओ दिखाते। तो ले गए अपने घोड़शाले में। छत्रपति साहू जी महाराज घोड़ों के शौकीन थे, सैकड़ों घोड़े उनके अस्तबल में बंधे हुए थे। प्रतिदिन वो हर घोड़े को 1 किलो चना देते थे। सुबह का मामला था, सभी घोड़ों के मुंह में चने की थैली बंधी हुई थी। एडवोकेट अभ्यंकर राव को छत्रपति साहू जी महाराज ले गए, कहे चलो दिखाते हैं। दिखाए, सभी घोड़ों के मुंह में थैली बंधा हुआ था। एक नौकर को बुलाए कि सभी घोड़ों के मुंह की थैली छीन लो और छीन करके एक जगह दरी पे डंप करो। सभी घोड़ों के मुंह से चने की थैली छीन के एक जगह डंप किया गया। डंप करने के बाद कहा गया सभी घोड़ों को खोल दो। सभी घोड़ों को एक साथ खोल दिया गया। प्रतिदिन चना खाने का आदत थी। सभी घोड़े चने के ऊपर टूट पड़े। जो उसमें मोटे घोड़े थे, बड़े घोड़े थे, बलवान घोड़े थे, बदमाश घोड़े थे, वो चने पर टूट पड़े। चने तो खाने लगे लेकिन पीछे से लात भी चलाने लगे। तो उसमें जो कमजोर घोड़े थे, बीमार घोड़े थे, दुबले घोड़े थे, छोटे घोड़े थे, उन लोगों ने देखा कि भैया चना तो मिलने वाला नहीं है, लात जरूर मिलेगी। इसलिए वो घोड़े उस चने में नहीं घुसे, बाहर चारों तरफ खड़े हो गए। जब चारों तरफ घोड़े खड़े हो गए तो छत्रपति साहू जी महाराज ने एडवोकेट अभ्यंकर राव को कहा देखो इन घोड़ों का क्या करूं? इनको भी मैं उतना ही मोहब्बत करता हूं जितना मोटे घोड़े को करता हूं, जितना लंबे घोड़े को करता हूं, जितना बदमाश घोड़े को करता हूं, उतना इन घोड़ों को भी मैं मोहब्बत करता हूं, प्रेम करता हूं। इसलिए इनके हिस्से का इनके मुंह में हमने चना बांध दिया ताकि दूसरे के हिस्से का दूसरा ना खाए। जब उनको इच्छा हो तब खाए, अभी खाने का इच्छा हो अभी खाए, 1 घंटे बाद खाने का इच्छा हो 1 घंटे बाद खाए, 2 घंटे बाद खाने का इच्छा हो 2 घंटे बाद खाए, लेकिन दूसरे के हिस्से का चना दूसरा कोई ना खाए। यह देखकर एडवोकेट अभ्यंकर राव का सर झुक गया। तो साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज जिसका जितना हिस्सा था उसको उतना देना चाहते थे और अपने राज्य में 50% आरक्षण लागू किया। आज तक 52% ओबीसी को 52% मिल नहीं पाया, ये समझना होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जैसे ही अवसर मिला, जो छत्रपति साहू जी महाराज अपने एक राज्य में कोल्हापुर राज्य में 50% आरक्षण लागू किए थे, बाबा साहब को जैसे अवसर मिला उन्होंने पूरे भारत में लागू किया। आरक्षण का मामला हक हिस्सा अधिकार है, मान सम्मान स्वाभिमान। 1918 ईस्वी में साउथ बरो कमीशन इस देश में ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए आया। तो उसमें भास्कर राव जाधव ने ओबीसी के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एससी एसटी के लिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने माइनॉरिटी के लिए लिखित में मेमोरेंडम दिया। जैसे ही ये मेमोरेंडम दिया गया, कांग्रेस के लोगों को पता चला। उस समय का कांग्रेस का सबसे बड़ा लीडर बाल गंगाधर तिलक थे। उनको जैसे ही पता लगा, उन्होंने इस आरक्षण का विरोध किया, प्रतिनिधित्व का विरोध किया और क्या कहा, अकोला यवतमाल में जाकर के, अथनी में जाकर के भरी सभा में कहा तिलक तेली तंबोली और कुंभट संसद में जाकर के हल चलाएंगे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। तो साथियों, जब जब हमको हक हिस्सा अधिकार मिलना हुआ तब तब इन लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने, ब्राह्मणों ने विरोध किया और भरी सभा में विरोध किया, जिसकी वजह से 1919 में जो एक्ट बना एससी एसटी के लोगों को नहीं मिला।
1928 में फिर साइमन कमीशन भारत में आया। जब साइमन कमीशन भारत में आया तो उस समय बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, मर गए थे। कांग्रेस का उस समय बड़ा लीडर मोहनदास करमचंद गांधी जी थे। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। कांग्रेस के लोगों ने यह नारा दिया कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा साइमन वेलकम, साइमन आइए, आपका स्वागत है। साइमन मूल निवासी बहुजन समाज को, शुद्ध के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए आ रहा था। लेकिन कांग्रेस के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। विरोध प्रदर्शन इतना तेज था कि अंग्रेजों को मजबूर होकर के लाठी चार्ज करना पड़ा। उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय को इतनी लाठी लगी कि बाद में उसकी मृत्यु हो गई। 3 लोगों ने अपनी जान देकर के भी मूल निवासी बहुजन समाज को हक अधिकार की लड़ाई लड़े कि हक अधिकार की लड़ाई, हक अधिकार मूल निवासी बहुजन समाज को ना मिले, शुद्ध को ना मिले, केवल हमारे लोगों को मिले। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 4 अधिकार मिले। 17 अगस्त 1932 को 2500 वर्ष में मूल निवासी बहुजन समाज को, जो शुद्र के लोग थे, उनको पहली बार अधिकार मिला 17 अगस्त 1932 को। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी ने आमरण अनशन करके 24 सितंबर 1932 को मिले हुए अधिकार को, जो 4 अधिकार मिले हुए थे, पहला अधिकार जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व, दूसरा अधिकार 2 बार वोट देने का अधिकार, तीसरा अधिकार सेपरेट इलेक्टोरेट, चौथा अधिकार प्रौढ़ मताधिकार। ये 4 अधिकार जो मिले थे शुद्ध के लोगों को, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को, अंग्रेजों के द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी ने 24 सितंबर 1932 को पुनः पैठ करके ऊपर के 3 अधिकार को खत्म कर दिया। जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व खत्म हो गया, 2 बार वोट देने का अधिकार खत्म हो गया, सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म हो गया और 2 षड्यंत्र पूर्वक का अधिकार बहाल किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट के स्थान पे ज्वाइंट इलेक्टोरेट, 2 बार वोट देने के अधिकार पे, 2 बार वोट देने के अधिकार पे उन्होंने लागू किया 10 साल का राजनीति में आरक्षण। तो साथियों, इस तरह से अधिकार खत्म कर दिए गए। दबाव बनता गया, आजादी का आंदोलन चल रहा था। कांग्रेस के नेतृत्व में ओबीसी के लोगों को बड़े पैमाने पे जवाहरलाल नेहरू और गांधी के लोगों ने गुमराह करके आंदोलन में शामिल किया। लोग आंदोलन में शामिल थे। अंग्रेज इस देश को छोड़ करके जाने के लिए तैयार हुए। संविधान लिखे जाने की चर्चा हुई। संविधान सभा का चुनाव घोषित हुआ, लेकिन संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के द्वारा एक भी ओबीसी को टिकट नहीं दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा काजरोलकर को 25,000 रुपए दे करके बाबा साहब को चुनाव हरवाया गया। फिर बाबा साहब ने पश्चिम बंगाल से जोगिंद्रनाथ मंडल के सीट से चुनाव जीत करके संविधान सभा में गए। फिर बाबा साहब ने जिस 4 जिला के लोगों ने बाबा साहब को वोट दे करके संविधान सभा में भेजा था, खुलना, जसौर, फरीदपुर, बोरीसाल, उस 4 जिला को कांग्रेस के लोगों के द्वारा, गांधी और नेहरू के द्वारा, जबकि उसमें तथाकथित 51% लेके 71% तक हिंदू रहते थे, उसको पाकिस्तान को दे दिया गया। बाबा साहब की सदस्यता फिर रद्द कर दी गई। फिर बाबा साहब चुनाव जीत करके फिर संविधान सभा में गए तो संविधान लिखे। कि ओबीसी के लोगों को समझना होगा या SC/ST के लोगों को समझना होगा कि जब जब अधिकार मिलना हुआ तब तब इनके पेट में दर्द हुआ। कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में जाने के लिए एक भी ओबीसी को टिकट नहीं दिया। आज लोग कांग्रेस के मसीहा बने हुए, ये समझना होगा। संविधान में आर्टिकल 340 बाबा साहब ने लिखा। बाबा साहब का साथ ओबीसी के लोगों ने नहीं दिया, SC/ST के लोगों ने दिया, जिसकी वजह से 17 अगस्त 1932 को SC को 15%, ST को 7.5%, 22% आरक्षण लागू हुआ। लेकिन ओबीसी को
नहीं लागू हुआ। क्यों? क्योंकि ओबीसी जवाहर गांधी और कांग्रेस के पीछे खड़ा हुआ था, कांग्रेस के चक्कर में पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से नहीं मिला। 60 साल बाद मिला। कब? 16 नवंबर 1932 को। जो अधिकार 60 साल पहले मिलना चाहिए था और दो अधिकार 60 साल बाद मिला, ओबीसी के लोगों ने बाबा साहब का साथ न दे करके गांधी और नेहरू का साथ दिया। इसकी वजह से 340 आर्टिकल लिखा गया कि जो भी सरकार बनेगी ओबीसी की जातीय आधार जनगणना करवाएगी, जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में दिया जाएगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू 2 सितंबर 1946 को अंतरिम गवर्नमेंट बनी, बिना चुनाव के ही प्रधानमंत्री हुए। 6 साल तक चुनाव प्रधानमंत्री रहे, ओबीसी का कोई भी ख्याल नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब उन्होंने देखा कि ओबीसी के हक अधिकार को जवाहरलाल नेहरू लागू नहीं कर रहे हैं, तो 10 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिए। जब इस्तीफा दिए तो दबाव बढ़ने लगा, रैलियां होने लगी। बिहार में आरएल चंदापुरी ओबीसी के थे, उन्होंने एक रैली कर रहे थे। उस रैली में जब उनको पता लगा कि बाबा साहब इस्तीफा दे दिए हैं, खाली हो गए हैं, तो उन्होंने बाबा साहब को लेटर भेजा और कहा कि आप आइए, मैं बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहा हूं, उसमें आप अपनी बात को रखें। बाबा साहब की रैली को फेल करने के लिए कांग्रेस के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बाबू जगजीवन राम को लगाया गया। बाबू जगजीवन राम को कहा गया कि अगर बाबा साहब अगर वहां जाते हैं, भाषण उनका सफल होता है, ओबीसी के मसीहा बाबा साहब अगर होते हैं, ओबीसी का साथ देते हैं, तो हम तुमको अपने मंत्रिमंडल में क्यों रखेंगे। तो उन्होंने कहा क्या करना होगा। तो जवाहरलाल नेहरू के लोगों ने कहा कि बाबा साहब का आंदोलन किसी भी तरह से, बाबा साहब को वहां भाषण किसी भी तरह से होना नहीं चाहिए। बाबू जगजीवन राम ने भोला पासवान को लगाया काम पे। भोला पासवान ने कहा मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब जैसे ही भाषण देने के लिए स्टेज पे खड़े हों, पत्थरबाजी करो ताकि कार्यक्रम विफल हो जाए। ऐसा ही हुआ। बाबा साहब भाषण देने को जब खड़े हुए तो वहां के बैठी भीड़ ने पत्थरबाजी की और भाषण बाबा साहब का नहीं हो सका। उसके बाद दबाव बनता गया। दबाव बनने के बाद फिर 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन करना पड़ा जवाहरलाल नेहरू को मजबूरी में। काका कालेलकर का आयोग मंडल गठित किया गया। सर्वे ओबीसी का करना था। मंडल का अध्यक्ष ब्राह्मण को बनाया गया। उन्होंने सर्वे किया और सर्वे करके 1955 में यह रिपोर्ट दिया कि जिस तरह से SC ST के लोगों को संवैधानिक सुरक्षा कवच दिया जाता है, उसी तरह से ओबीसी के लोगों को भी सुरक्षा कवच देने की जरूरत है। जैसे ही आयोग पे रखा गया, उसमें के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको यह लेटर मिला। उन्होंने गुप्त लेटर को जवाहरलाल नेहरू को दिया। जवाहरलाल नेहरू ने जैसे ही पढ़ा उसको कचरे के डिब्बे में डाल दिया और काका कालेलकर को बुला के डांटा। डांटने के बाद उस आयोग के विरोध में 31 पन्ने का रिपोर्ट लिखवाया और रिपोर्ट लिखवा करके उस काका कालेलकर आयोग का जो लागू करना था मंडल नहीं लागू किया गया। उसके बाद दबाव बनता गया। 1978 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बीपी मंडल लागू किया गया। बीपी मंडल का रिपोर्ट भी 1979 में आया और 1979 में आया तो उसके बाद उसको लागू नहीं किया गया। 1990 में संसद में यह चर्चा हुई कि मंडल कमीशन लागू होना चाहिए। जैसे ही यह चर्चा हुई, मंडल कमीशन के विरोध में 31 सवर्ण वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया। उसके बाद षड्यंत्र किया गया कि अगर मंडल कमीशन लागू होगा, ओबीसी के लोगों को 52% ओबीसी को अगर हक हिस्सा अधिकार नौकरियां दी जाएंगी तो सारे भारत में ओबीसी का कब्जा हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने षड्यंत्र करके LPG लागू किया 1991 में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सरकारी कंपनियों को खत्म करने का प्लान उन्होंने बनाया LPG के द्वारा। जब सरकारी नौकरी में आरक्षण है, सरकारी नौकरी नहीं रहेगी,
सरकारी मिल फैक्ट्रियां नहीं रहेगी, नहीं आरक्षण देना पड़ेगा। खडेन करके एलपीजी लाया गया। उसके बाद 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। क्या जजमेंट आया? ओबीसी के विरोध। 52% ओबीसी जो 1931 में था उनके विरोध में रिपोर्ट आया। क्या रिपोर्ट आया? कि 52% ओबीसी को 52% नहीं दिया जाएगा, मात्र 27% दिया जाएगा और केवल नौकरियों में दिया जाएगा, शिक्षा में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ओबीसी के लोगों को यह समझना होगा कि जब शिक्षा में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है तो बिना पढ़े बच्चा कौन सा नौकरी पाएगा? क्या अधिकारी कर्मचारी बन पाएगा? क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर बन पाएगा? डॉक्टर इंजीनियर वकील प्रोफेसर बन पाएगा? तो नहीं बन पाएगा। बिना पढ़े केवल चपरासी बन सकता है, क्लर्क बन सकता है। तो साथियों ये समझना होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि यह जो मंडल लागू होगा, यह सिफारिश लागू होगी, ये क्रीमी लेयर के तहत लागू होगी। क्रीमी लेयर क्या है? तो साथियों क्रीमी लेयर का मतलब है कि 1992 में जिसकी आय साल की 1 लाख होगी उसके बच्चे को शिक्षा में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जिसकी आय 1 लाख से कम होगी उसके बच्चे को शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा। यह क्रीमी लेयर। तो जो व्यक्ति अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाना चाहता है, जो बना सकता है, जो बड़ी पढ़ाई पढ़ा सकता है, आईएएस बीसीएस करा सकता है, उसको कहा शिक्षा में आरक्षण नहीं देंगे। जो व्यक्ति अपने बच्चे को केवल इंटरमीडिएट तक और बहुत ज्यादा तो ग्रेजुएट तक करा सकता है, उसको कहा शिक्षा में आरक्षण देंगे। तो दोनों तरफ से ओबीसी के लोगों को कांग्रेस बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा रोका गया। ये ओबीसी के लोगों को समझना होगा। तीसरा दिया कि 3743 जातियां ओबीसी के हैं, 3747 जातियां ओबीसी के हैं। तो उनमें से 1998 जाति को केवल ओबीसी माना, शेष 1745 जातियों को ओबीसी से बाहर कर दिया। चौथा जो उन्होंने दिया वह दिया कि ओबीसी को प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। तो साथियों बहुत से ऐसे पद होते हैं जो प्रमोशन से ही भरे जाते हैं। ते 4 खडेंद करके 1992 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। मंडल कमीशन पे लोग जागृत होते, मंडल कमीशन में लोग लड़ाई लड़ते। तो मंडल कमीशन से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आरएसएस के लोगों के द्वारा, बीजेपी के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के लोगों के द्वारा 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। ओबीसी को कहा गया कि हम तुम्हारे राम का मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान है कि बनने नहीं देना चाहते हैं, चलो उनका बंदोबस्त करो। तो ओबीसी के लोगों ने मंडल कमीशन को छोड़ के कमंडल की लड़ाई में चले गए और 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गिरा दी गई। मस्जिद गिराने में बड़े बड़े ओबीसी के चेहरा थे। वो बड़े बड़े जो ओबीसी के लीडर थे, चेहरा थे, उन लोगों ने मंडल की लड़ाई लड़ के कमंडल की लड़ाई में चले गए और बाबरी मस्जिद को गिराया। जिस बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस बाबरी मस्जिद में 150 साल से नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। तो ये ओबीसी के लोगों को समझना होगा कि वो बाबरी मस्जिद क्यों गिराई गई जिसमें 150 साल से नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। क्या मामला था? तो मामला मुस्लिम नहीं था, मामला मस्जिद नहीं था, मामला था मंडल कमीशन। अगर मंडल कमीशन लागू हुआ था तो करोड़ों नौकरियां ओबीसी के लोगों को मिलता। मंडल कमीशन लागू ना हो, मंडल से ध्यान डाइवर्ट हो जाए जिससे करोड़ों नौकरियां ओबीसी को ना मिले, उस नौकरियों में ब्राह्मणवादियों का कब्जा हो। तो ओबीसी के लोगों को समझना होगा। अभी जो मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है वो अधूरा मंदिर है, पूरी बनी हुई नहीं है, पूरा मंदिर नहीं बना हुआ है। उसके बाद भी 22 जनवरी को उद्घाटन किया जा रहा है। इसका कारण क्या है इसको समझना होगा ओबीसी के लोगों को। मंदिर पूरा बन जाते फिर उद्घाटन होता तो एक बात बनती, मंदिर अधूरी बनी हुई है उसके बाद उद्घाटन किया जा रहा था। क्या मामला है? तो मामला यह है कि जो बिहार में ओबीसी की जातीय जनगणना हुई, उस जनगणना को पूरे भारत में चर्चा है, उस गणना पूरे भारत में होगा। इसकी वजह से ओबीसी को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अधूरे मंदिर की उद्घाटन किया जा रहा है, जिससे ओबीसी को ले जाकर के वहां गुमराह किया जा रहा है। दूसरा मामला यह है कि जो बीजेपी की सरकार है, 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, 314 ओबीसी के बच्चे जो आईएएस क्वालिफाई किए, नौकरी उनको मिलने वाली थी,
इन्होंने आज तक नौकरी नहीं दिया, ओबीसी के विरोध में काम किया, विद्यार्थियों के विरोध में काम किया, किसानों के विरोध में काम किया, महिलाओं के विरोध में काम किया, सभी लोगों के विरोध में काम किया। कोई अच्छा काम नहीं किया। 2024 का चुनाव ये हारने वाले हैं। इसके वजह से ये राम मंदिर का प्रोपेगेंडा करके ओबीसी को फिर से गुमराह करके ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीतना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा किया अधूरे मंदिर का। ये ओबीसी के लोगों को समझना होगा कि बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा ओबीसी का सत्यानाश किया गया है। धर्म के नाम पर उनको गुमराह किया गया है और उनको हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। उनका अन्याय अत्याचार उनके साथ किया जा रहा है। उनके बच्चों को मजबूर किया जा रहा है, नौकरी ना पा करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नौकरी नहीं पा रहे हैं तो मजबूर किया जा रहा है उनको आत्महत्या करने के लिए। ये ओबीसी के लोगों को समझना होगा। तो साथियों, इस तरह से षड्यंत्र ओबीसी के लिए हो रहा है। ये षड्यंत्र ओबीसी को समझना होगा, जानना होगा। वर्तमान समय में भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का अधूरा सपना था, माता सावित्रीबाई फुले का अधूरा सपना था, छत्रपति साहू जी महाराज का अधूरा सपना था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अधूरा सपना था। भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा पूरे भारत में आजादी का आंदोलन चलाया जा रहा है। ओबीसी के लोग उधर बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं। उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए यह अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। ओबीसी का सबसे बड़ा हितैषी जो है छत्रपति साहू चौधरी विकास पटेल साहब है, जिन्होंने पूरे भारत में ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बड़े नेता ओबीसी के हैं। उन्होंने ओबीसी को हक अधिकार दिलाने के लिए प्रण किया है, ठाना हुआ है। रात दिन लगे हुए हैं। एक कड़ाके की ठंड में भी वो लोग रात दिन लगे हुए हैं ओबीसी को हक अधिकार दिलाने के लिए। तो ओबीसी के मसीहा चौधरी विकास पटेल साहब हैं। उन्होंने आह्वान किया हुआ है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के दिन पिछड़ा वर्ग के लोगों को बड़े पैमाने पे काला दिवस मनाना है। और हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। काली पट्टी बांध करके, काला झंडा लगा करके हम लोगों को काला दिवस मनाना है। क्यों मनाना है? क्योंकि जो बाबरी मस्जिद का मामला था, जहां बाबरी मस्जिद थी, जहां जो मंदिर मस्जिद गिराई गई, वहां राम की मूर्ति नहीं बन रही, राम का मंदिर नहीं बन रहा है, 2 किलोमीटर दूर बन रहा है। जो अयोध्या का मामला है वो अयोध्या का मामला अयोध्या नहीं है, वो उसका नाम पुराना साकेत है। और साकेत जो है वो महामानव गौतम बुद्ध की है और बुद्ध की विरासत है। मंदिर में जो 2002 और 3 में जब वहां खुदाई हो रही थी तो बुद्ध की विरासत वहां मिल रही थी। बुद्ध की मूर्तियां निकल रही थी, सम्राट अशोक का स्तूप निकल रहा था। अभी भी जो खुदाई में हुआ वहां बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं। तो बुद्ध की नगरी है। वहां महामानव गौतम बुद्ध ने 16 वर्ष वास किया है। वो अयोध्या नहीं, वो साकेत है। और साकेत बुद्ध का है, बुद्ध मूल निवासियों का है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का है। वहां ब्राह्मणों का नियंत्रित कब्जा कराया जा रहा है। जिसको ओबीसी के लोगों को समझना होगा, जानना होगा, समझना होगा। आने वाली पीढ़ी को हक अधिकार बचाना होगा इसको समझ करके। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले कहते थे कि मंदिर से भिखारी पैदा होते हैं, विद्यालय से अधिकारी पैदा होते। अभी उत्तर प्रदेश सरकार का सोशल मीडिया पे हमने देखा कि एक वीडियो जारी हुआ, उसमें हुआ कि 22 तारीख को विद्यालय बंद रहेगा, सरकारी संस्थाएं बंद रहेंगे। तो विद्यालय बंद करके मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। महापुरुषों ने कहा कि विद्यालय से भिखारी पैदा होते हैं, विद्यालय से अधिकारी पैदा होते हैं। विद्यालय की स्थिति खराब करती जा रही है। विद्यालय नहीं बनवाए जा रहे, विद्यालय बंद किए जा रहे हैं और मंदिर बनवाए जा रहे हैं। ये ओबीसी के लोगों को समझना होगा। तो साथियों, इस तरह से बहुत सारे षड्यंत्र आपके हक अधिकार के लिए किए जा रहे हैं। ये आरएसएस की सरकार, बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार है, तीनों ने मिलकर के सबसे ज्यादा सत्यानाश ओबीसी के लोगों का किया। आज भी किया जा रहा है। तो ओबीसी लोगों को समझना होगा। आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा ओबीसी के लोगों ने आजादी की लड़ाई में शामिल थे। बड़े पैमाने पर गोलियां खाई, बड़े पैमाने पर उनको जेलों में ठूसा गया, बड़े पैमाने पर उनको फांसी पर लटकाया गया और वो हंसते हंसते लटक गए। उनको भरोसा था, विश्वास था। क्या विश्वास था? कि उस समय जो माहौल था, लोग कह रहे थे कि अंग्रेज हैं तो इस देश में समस्या है, अंग्रेज चले जाएंगे, समस्या खत्म हो जाएगी। हमारे महापुरुषों ने बड़े पैमाने पर लड़ाई में शामिल हुए और अंग्रेजों को खदेड़ दिया। जब अंग्रेजों को खदेड़ा तो उनको यह भरोसा था कि आने वाले समय में हमारे लोगों के साथ न्याय होगा, हक अधिकार मिलेगा, मान सम्मान स्वाभिमान मिलेगा। लेकिन साथियों, आजादी के 75-77 साल बीत जाने के बाद भी मूल निवासी बहुजन समाज को, ओबीसी के लोगों को, SC ST के लोगों को उनके हक अधिकार नहीं मिले।
जो अधिकार गुलाम भारत में मिले हुए थे अंग्रेजों के शासनकाल में, आजाद भारत में एक एक करके खत्म हो गए। गुलाम भारत में पढ़ने का अधिकार मिला हुआ था, गुलाम भारत में विश्वविद्यालय बनाए गए थे, आजाद भारत में खत्म हो रहे हैं। जब सम्राट अशोका का यह शासन चलता था, उसमें देश को विश्वगुरु कहा जाता था, विश्व से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। आज विश्वविद्यालय के मेरिट में अगर देखा जाए तो भारत का टॉप 300 में एक भी विश्वविद्यालय भारत का नहीं है। प्राइमरी स्तर के विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, विद्यालय में खिचड़ी खिलाया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार का है कि हाई स्कूल तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाए, कक्षा 8 तक परीक्षा नहीं लिया जाए, हाई स्कूल तक परीक्षा नहीं लिया जाए। परीक्षा लेने से बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि डेवलप होती है, बच्चा पढ़ता है तो तर्क करता है। परीक्षा ही नहीं ली जाएगी, फेल ही नहीं किया जाएगा तो बच्चा काहे को पढ़ेगा। तो जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो जो कंपटीशन है, नौकरियां हैं, इतना कंपटीशन किया गया है कि पढ़े लिखे लोगों को कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, अनपढ़ लोग कैसे कर पाएंगे। तो बहुत सारी समस्याएं हैं साथियों, इसको समझना होगा। हमारे महापुरुषों ने लड़ाई में शामिल थे, मगर आजाद भारत में एक भी अधिकार ओबीसी को नहीं मिला। संविधान में लिखा हुआ है कि जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन 52% ओबीसी को 52% नहीं मिला है। सरकार का कार्मिक मंत्रालय का जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट है कि मात्र 5.7% क्लास 1 क्लास 2 के अफसर ओबीसी के लोग हैं। 52% होने चाहिए। जमीनें ओबीसी के पास नहीं है, मिल फैक्ट्रियां ओबीसी के पास नहीं है, कल कारखाने ओबीसी के पास नहीं है, SC ST के पास नहीं है। तो आजाद भारत में हमको कुछ भी नहीं मिला हुआ है। ये लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बड़े पैमाने पिछड़े वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ जुड़ना चाहिए। और उनका जो आह्वान है आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब का कि पिछड़े वर्ग के लोगों को, SC ST के लोगों को 22 तारीख को बड़े पैमाने पे काला दिवस मनाना होगा, और काला दिवस मना करके आने वाली पीढ़ी को उनके हक का अधिकार दिलाना होगा, लड़ाई लड़ना होगा। और राम जन्मभूमि का जो मंदिर है अयोध्या, वो अयोध्या नहीं है, साकेत है, और साकेत बुद्ध नगरी है। बुद्ध नगरी यानी मूल निवासी बहुजन समाज का है, उस पर ब्राह्मणों का कब्जा न कराया जाए। इसके लिए आप लोग ऐसा करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देंगे। धन्यवाद, आप लोगों ने सुना, अमल करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।